तो क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि फूड से एनर्जी बनती है, ये तो सबको पता है। हमारी बॉडी को हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो हमें कहां से मिलती है? फूड से। फूड हम बाहर से लेते हैं, एनर्जी हमारे सेल बनाते हैं। तो हमें न्यूट्रिशन में यही देखना है कि एग्जैक्टली जो हम फूड खा रहे हैं उसके साथ हमारी बॉडी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे। किस प्रोसेस से? बेसिकली फोटोसिंथेसिस से। तो ये पूरा प्रोसेस हम फोटोसिंथेसिस का भी पढ़ेंगे बट अगली क्लास में। आज मैं सिर्फ एनिमल्स पे फोकस कर रही हूं। जो खुद ग्रीन प्लांट नहीं है, ग्रीन प्लांट बोले तो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है या फिर जो एल्गे नहीं है, ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन अदर बॉडीज फॉर फूड। तो अपना खाना वो कहीं और से लेकर आते हैं। तो उसके अंदर तीन आते हैं। एक होता है पैरासाइट, एक होते हैं सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स कह लो, और लास्ट हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हम आज करने वाले हैं। पैरासाइट लिविंग बॉडी पे अटैक करते हैं, जिसको हम होस्ट बोलते थे। डेफिनेशंस वगैरह जब बुकलेट दूंगी नेक्स्ट क्लास में तब कराएंगे। ठीक है, पैरासाइट्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि पैरासाइट्स क्या करते हैं? लिविंग बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली फॉर व्हाट? फॉर डेराइविंग फूड फ्रॉम अस। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बालों में जब जुएं पड़ जाती है, व्हाट इज जू? दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारी स्कैल्प से सारा न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या वो हमें मार डालता है जान से? नहीं, वो बस इचिंग क्रिएट करता है या फिर हमारे स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। जल्दी आओ बैठो। ठीक है, सेम एग्जाम्पल जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, सुना होगा कि बच्चे को पेट में कीड़े हो गए क्योंकि वो जितना भी खा रहा है या तो वो बिल्कुल उसका वेट ही नहीं बढ़ रहा, वो कमजोर रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जितना न्यूट्रिशन है वो पेट से कौन लेके जा रहा है? वो कीड़ा लेके जा रहा है। टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, ये सब चीजें जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन के ऊपर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, दाद जिसको आप कहते हो, फंगल ट्रीटमेंट्स कहते हो, तो वो सब भी क्या होती है? सारे के सारे सेम चीज है कि वो सब क्या है? पैरासाइट है, वो लिविंग बॉडी के ऊपर काम करते हैं। जबकि बात सैप्रोट्रॉप्स कैसे हैं? जो डेड और डिकेइंग के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम डीकंपोजर भी कहते थे। डेड और डिकेइंग का मैटर हमने जिंदगी में बहुत बार पढ़ लिया। एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वाले चैप्टर के अंदर कि वहां पर बैक्टीरिया काम करता है जो कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर्स को छोटा करने का काम कर रहा है। फिर हमने शायद उसमें भी पढ़ा था 9th क्लास के इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, जहां पर हमने मैन्योरिंग की बात करी थी कि हमारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस डेड और डिकेइंग मैटर से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस धरती में ले जाते हैं। तो वही चीज अब हम सैप्रोट्रॉप्स के नाम से बात कर रहे हैं। तो सैप्रोट्रॉप्स आर दोज बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में कंट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। एग्जाम्पल्स वगैरह जब बुक करेंगे तो ले आएंगे। आपके पास रजिस्टर है संघर्ष, उसमें लिखना सारा। नेक्स्ट आ रहा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे? क्योंकि ये 5 स्टेप से बना हुआ है। अब होलोजोइक हमें किस किस का करना है? एक अमीबा, अमीबा का भाई पैरामीशियम जो कि सेम ही होता है, और ह्यूमन बींग्स। हाँ, हम खाना बाहर से ला रहे हैं ना, या तो हम प्लांट्स खा रहे हैं या तो हम एनिमल्स खा रहे हैं। वो हमारी बॉडी कर रही है, पर खाना हम नहीं बना रहे। इट इज नॉट कि हम लोग किचन में जाके खाना पका रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। हम वो जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से ही कहीं ना कहीं से डेराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा का भी बाद में करा लूंगी, ह्यूमन बींग्स का स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हाँ।
इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ये हमें थॉरली पढ़ना है, वो हमें थॉरली पढ़ना है, वो भी इतना ज्यादा नहीं है। खैर मेन न्यूट्रिशन का पार्ट अगर सिर्फ हम लोग बोले तो ह्यूमन बींग्स का ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, करें स्टार्ट। पीछे लिख रहे हो, जल्दी लिखो। तो आज हम होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जहां पर हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको थोड़ा सिंपल लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले से डिफाइन कर रही हूं, हमारी बॉडी में क्या क्या डाइजेस्ट होता है। तो 3 हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है कि हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे सेल्स के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी बनाए। कैसे जाता है, ब्लड में डिसॉल्व होके। ठीक है, पर ऐसे 3 न्यूट्रिएंट्स है जो इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये 3 चीजें हमारी बॉडी को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके पहले अच्छे से डाइजेस्ट करनी पड़ती है। डाइजेस्ट करना मतलब डिकम्पोज करनी पड़ती है, तोड़ना पड़ता है। ये पढ़ा था हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, मतलब डाइजेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि उसमें एनर्जी लगती है कि ये 3 चीजें हमें हमारी बॉडी को पहले तोड़नी पड़ेगी, फिर जाके वो ब्लड में डिसॉल्व होगी और पूरी बॉडी तक, बॉडी सेल्स के पास पहुंचेगी। विटामिन्स और मिनरल्स डायरेक्टली इतने सिंपलर फॉर्म में होते हैं कि वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो तोड़ना किसको पड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। 10th क्लास तक ये तीनों 3 बार डाइजेस्ट होंगे पूरी बॉडी में, तीनों की तीनों 3 बार डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, हटा दो अब, चलो। तो वी आर स्टार्टिंग विद होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहला स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इंजेशन। पहले मैं सिर्फ नाम लिख रही हूं। इंजेशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी। जैसे हमने प्लेट से खाना उठाया, अपने मुंह में डाल दिया, या माउथ लिख लो। ठीक है, उतने में ही इंजेशन का पार्ट खत्म हो गया। हमने खाना उठाया, अपने मुंह में डाल दिया, फिर हमने चबाना स्टार्ट करा। यही करते हैं हम लोग। अब चबाने से क्या हो रहा है, वो जो इतनी मोटी रोटी थी वो टूटना स्टार्ट हो गई। टूटना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, और उसी को हम डाइजेशन भी कह रहे हैं। तो अब सबसे पहले दूसरा पार्ट इज डाइजेशन, जहां पर ये 3 चीजें डाइजेस्ट होना मतलब टूटना स्टार्ट करेगी। डाइजेशन इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस। 2 से 3 घंटे जाते हैं या 3 से 4 घंटे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फूड वी हैड। ठीक है, तो डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप पकड़ रहे हैं हम। सबसे पहले खाना जा रहा है माउथ में। माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले खाना खाए हमारे मुंह में, और माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। हमारे मुंह में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले टीथ। टीथ क्या करना स्टार्ट करेंगे, टीथ विल स्टार्ट ग्राइंडिंग द फूड। उसका और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। सिंपल, इसको बोलते हैं हम फिजिकल डाइजेशन। तो अगर पूछा जाए फिजिकल डाइजेशन बॉडी में कहां स्टार्ट हो जाती है, माउथ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे मुंह में थे टीथ। दूसरी चीज है हमारे मुंह के अंदर है सैलिवरी ग्लैंड्स। दीपांशी मैं बोल लूं, ठीक है, हमारे मुंह में क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। कितने होते हैं, 3 पेयर्स, मतलब टोटल 6। 3 राइट हैंड साइड में, 3 लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा होगा, सलाइवा, जिसको हम थूक भी बोलते हैं। गीला गीला सब्सटेंस, लिक्विड जो हमारे मुंह के अंदर आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है, सैलिवरी ग्लैंड। ग्लैंड का नाम याद है, 9th क्लास में पढ़ा था कि कुछ ना कुछ तो सिक्रीट कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो इस सलाइवा के अंदर क्या होता है, सैलिवरी एमिलेस। ये ऐसा एक एंजाइम है, एंजाइम मतलब केमिकल है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो कंटेन सैलिवरी एमिलेस, कौन, सलाइवा।
ये क्या काम करना स्टार्ट करता है? विच स्टार्ट्स पार्शियली डाइजेस्टिंग। पूरा पूरा नहीं हो रहा, मैंने बोला हर चीज 3 बार डाइजेस्ट होगी, तो विच स्टार्ट्स पार्शियली डाइजेस्टिंग स्टार्च टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है एक स्टार्च? 9th क्लास में मैंने जिनको पढ़ाया उनको याद होगा, मैंने क्या बताया था? ग्लूकोज जब फोटोसिंथेसिस बनाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और फिर वो सारा का सारा फूड, सारा अपनी एनर्जी बनाकर जो खाना बच जाता है वो प्लांट्स अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि हम ले लेते हैं फिर। तो मतलब अगर हमने बोला है कि अगर हम लोग स्पिनेक के लीव्स खा रहे हैं, मतलब स्पिनेक का प्लांट अपना खाना कहाँ स्टोर करता है? लीव्स में करता है। अगर हम पोटैटो की स्टेम खा रहे हैं तो स्टेम, पोटैटो वाला प्लांट अपना खाना कहाँ स्टोर करता है? स्टेम में करता है। तो हम वो स्टार्च खा रहे हैं। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो गई। तो फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन और सिंपल डाइजेशन, तीनों चीजें कहां स्टार्ट हो गई है? माउथ के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर होती है टंग। टंग एक मसल है और कुछ नहीं है। इसके 3 काम है। एक, ये स्पीकिंग करने में हेल्प करती है, जिसको हम स्पीच बोलते हैं। बोलने में आसानी रहती है हमें, हम जो भी वर्ड्स प्रोनाउंस करना चाह रहे हैं वो हमें करने देती है। दूसरा, ये खाने को और सलाइवा को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है। और तीसरा, ये हमें स्वेलो करने में हेल्प करती है। तो टंग का डाइजेशन में डायरेक्ट रोल कुछ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ हेल्प कर रही है 3 चीजों में। एक तो हमें बोलने में हेल्प करती है, जो बच्चे तुतलाते हैं तो यूजुअली उनको टंग की मूवमेंट में प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर उनको करेक्ट किया जाता है जो भी स्पीच थेरेपी लेते हैं। दूसरा, वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। नेक्स्ट टाइम अब जब कुछ खाओगे तो थोड़ा नोटिस करना, हम खुद ब खुद पूरा खाना अपने मुंह में घुमा रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ टंग, मतलब हम उसमें सलाइवा मिक्स कर रहे होते हैं। और लास्ट वन, जब हम स्वेलो करेंगे, अभी भी करके देख लो चाहे, जब ऐसे करोगे तो यू विल फील कि आपकी टंग पूरी पीछे को गई है और फिर उसने सलाइवा को स्वेलो कर लिया है। तो स्वेलो करने में भी क्या हेल्प करती है? टंग हेल्प करती है। माउथ का समझ आया? माउथ में 3 चीजें, तीनों के अपने अपने काम है। अब वो तो अलग चीज है, ठीक है, मेन चीज, ठीक है। करें अगला? लिख लिया ये? चलो, आप लोगों ने, तीनों ने। अब हमारा खाना माउथ से कहां जाएगा? स्वेलो करके फूड पाइप में। हटा दूंगे। सेकंड, हमारा खाना कहां जा रहा है? फूड पाइप में। स्वेलो कर लिया हमने टंग की हेल्प से। फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं। अब फूड पाइप का कुछ काम नहीं है, फूड पाइप सिर्फ खाने को ट्रांसफर करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। उसका कोई काम नहीं है, वो कोई डाइजेशन नहीं करता। अब जब हम खाना यहां से यहां जाते हैं तो एकदम धम करके पेट में नहीं गिरता, वो धीरे धीरे पेट में जाने स्टार्ट होता है। बस वो कैसे से करता है? वो एक मूवमेंट शो करती है, उसकी जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हाँ जी, तो वो मूवमेंट दिखा रही है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, खाना थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, खाना थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है, और धीरे धीरे करके वो ऐसे पेट में चला जाता है। तो थर्ड पोजीशन ऑफ आवर फूड इज स्टमक। स्टमक की शेप जे होती है। स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस।
गैस्ट्रिक जूसेस में तीन चीजें हैं। सबसे पहली जो डाइजेशन में काम करती है दैट इज पेप्सिन एंजाइम। इट डाइजेस्ट्स प्रोटीन। तो सबसे पहले हमारी डाइजेशन में क्या स्टार्ट हुई थी, कौन सा वाला न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुआ था? सबसे पहले माउथ में स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हुआ था। सेकंड नंबर पे प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। क्या हुआ भाई लक्ष्मी? इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स बट रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कहता है कि मैं प्रोटीन तो डाइजेस्ट कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है। तो मैं उसकी शर्त क्या होती है कि उसको चाहिए साथ में एसिड। तो सेकंड चीज जो हमारा स्टमक रिलीज करता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हमें पता है ये चीज। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द एंटायर यूनिवर्स। तो देखो हमारी बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला एसिड बना रही है हमारी बॉडी में। काम क्या है इसका? एक तो ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ताकि वो अपना प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके स्टमक से। स्टमक अपने आप में ग्लैंड है, ठीक है। और दूसरा, अगर खाने के साथ कोई कीड़े मकोड़े या माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ पेट में आ गए हैं तो उसको भी किल कर देता है, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं कर पाता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे खाना जो खराब हो गया मतलब उसका फूड पार्ट खत्म हो चुका है, ये समझ लो। अब वो मुझे न्यूट्रिशन नहीं देगा, तो वो पेट खराब क्यों करता है? क्योंकि फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाता, कर भी लेता है तो वो कुछ अलग ही चीज बन जाती है जो और टॉक्सिक हो जाती है, जिससे या तो हमें वॉमिट हो जाते हैं या हमें लूज मोशन हो जाते हैं। तो वो खराब खाना मतलब उसमें केमिकल चेंज आ चुका है। तो जो उसका एक्चुअल काम था कि वो मुझे न्यूट्रिएंट्स देना चाह रहा था, अब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, अब वो कुछ और ही प्रोडक्ट बना देगा जब उसके ऊपर ये सब कुछ एक्शन होंगे। वो प्रोडक्ट हमारी बॉडी नहीं झेल पाती, ठीक है। तो इट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो गैस्ट्रिक जूसेस कौन सिक्रीट कर रहा है? स्टमक कर रहा है। और स्टमक के अंदर, अभी तुम नेक्स्ट पेज से लिखना, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक रिलीज कर रहा है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें हैं, एक पेप्सिन जो कहता है मैं प्रोटीन डाइजेस्ट करूंगा पर मुझे एसिड ला के दे दो। तो स्टमक ने गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाना स्टार्ट करा, जिसने दो काम कर दिए। एक तो वो पेप्सिन की हेल्प कर ही रहा है ताकि वो अपना प्रोटीन डाइजेस्ट करना स्टार्ट करे, दूसरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर रहा है अगर कुछ खाने के साथ हमने स्वेलो कर लिया। पर अगेन क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है और हमें पता है एसिड्स कोरोसिव होते हैं, वो तो हमारी स्किन को जला देंगे, तो स्टमक को इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी एक और चीज बनाती है दैट इज म्यूकस। म्यूकस इज द सेम जो आप नाक में उंगली डालो तो वही निकलता है, चिप चिप। तो वो क्या करता है? वो आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ या कोरोसिवनेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग समझते हो ना, जो एपिथेलियम टिश्यूज होंगे हमारे स्टमक के, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम corrosiveness of HCl। क्लियर? अब इसमें मैं नहीं, ज्यादा हो जाता है तभी उसको एसिडिटी बोलते हैं, अभी उसी पे आ रही थी मैं, ठीक है। तो ये तो डाइजेशन का पार्ट है। अभी तक हमारी बॉडी में एक बार कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया और एक बार प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तीनों चीजें तीन तीन बार डाइजेस्ट होती है, ध्यान रखना। अब यहां पर हमारे एसिड रिलेटेड के ऊपर जिस पे क्वेश्चन बनता है, अगर हमारी बॉडी में यही अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई या फिर इनडाइजेशन हो गया। अभी बताते हैं। तो ये प्रॉब्लम कब आती है? या तो हमें बहुत भूख लग रही हो,
क्योंकि बॉडी ने अपने, जैसे हमारी बॉडी का एक टाइम होता है कि भाई 3 बजे मुझे खाना मिल जाएगा, 8 बजे मुझे खाना मिल जाएगा, तो उस टाइम पे अकॉर्डिंगली वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतने अमाउंट में प्रोड्यूस करके रखता है। बाय चांस खाना नहीं मिला, हमें बहुत भूख लग रही है, तो उस टाइम पे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो हमें एसिडिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। या दूसरे केस में क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा कुछ तला हुआ या मसाले वाला खा लेते हैं, तब क्या हो रहा है, तो हमारी बॉडी को नेचुरली उसको बनाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना ही पड़ेगा, जो कि अगेन एसिडिटी में कन्वर्ट करता है। तीसरी चीज, अगर हमारा टाइम बहुत अनइवन है, जैसे कुछ लोगों को देखा होगा ऑफिस के चक्कर में कभी 2 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 4 बजे खाना खा रहे हैं, कभी सीधा रात के 8 बजे पेट में रोटी गई है, उन लोगों को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है। अब बोलो क्या कहते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी या इंडाइजेशन कब होती है, जब ये बॉडी में HCl बढ़ जाता है। जिन लोगों को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उनको आगे जाके पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। पेप्टिक अल्सर इज व्हाट, अल्सर समझते हो, फोड़े हो जाना, छाले हो जाना, वो कहां हो गए, पेट के अंदर। पेप्टिक स्टैंड्स फॉर स्टमक। तो ऑब्वियसली वही चीज कि म्यूकस इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया एसिडिटी की वजह से, और वो जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होगी वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो पेप्टिक अल्सर अगर अच्छे तरीके से अच्छे टाइम पे पता चल जाती है, तो वो सर्जरी से ही क्लियर हो पाती है, उसकी कोई दवाई नहीं आती। और बाय चांस अगर आप अच्छे स्टेज के ऊपर नहीं जा पाए हो, उसका आपको नहीं पता चला है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फेटल हो जाता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तभी कहते हैं खाने का एक प्रॉपर रूटीन रखना चाहिए। इवन इफ यू आर वेरी वेरी बिजी, आप फिर भी अपना खाने का रूटीन अपना मेंटेन करके रखो कि हम कितने टाइम पे कितना खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है उससे। समझ आई यहां तक? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो पेप्टिक अल्सर का था। करें अब आगे, ये भी लिख लिया सबने, चलो वो चलता है, हाँ, पर वो तला वाला अगर मसाले वाला ज्यादा खाए तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट था हमारे पास 4th स्टेप। अब स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी बचपन में सबने सुनी होगी कि ये एक्चुअली में बहुत चौड़ी होती है, पर लेंथ में छोटी होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लॉन्ग इंटेस्टाइन एक्चुअली में पतली सी होती है, पर वो लंबी बहुत होती है, इसलिए हम उसको लॉन्ग इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक क्या हो रखा है, अभी तक हमारा कार्बोहाइड्रेट एक बार डाइजेस्ट हो गया, अब हमारा प्रोटीन एक बार डाइजेस्ट हो चुका है। अब फैट्स की बारी, और बाकी 2 बारी, जैसे मैंने बोला था हर चीज 3 बार डाइजेस्ट होगी, तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स भी और डाइजेस्ट होने हैं, और फैट्स भी और डाइजेस्ट होने हैं, और प्रोटीन्स भी और डाइजेस्ट होने हैं। सब के सब कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या आता है, खाना फ्रॉम स्टमक प्लस क्या क्या आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साथ, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूसेस और इंटेस्टिनल जूसेस। ये अपने आप भी कुछ जूस निकालता है, ठीक है। तो एक तो खाना आया उसके साथ जो कि अभी एसिडिक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर HCl भी मिला हुआ था, यस और नो, जिसके अंदर से अभी तक पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो चुकी है। और यहाँ पे आ रहा है बाइल जूस। बाइल जूस का पहले काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है एक, अभी तक कौन डाइजेस्ट नहीं होता, फैट, तो डाइजेस्ट करता है ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। ग्लोब्यूल मतलब बड़े बड़े टुकड़े, इसको वर्ड यूज करते हैं हम इमल्सिफिकेशन, नन मोर देन डाइजेशन। डाइजेशन का ही दूसरा नाम है फिलहाल के लिए इमल्सिफिकेशन। अगर 11th-12th में बायो लेते हो तो इनके भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के बॉडी के मेथड अलग अलग होते हैं, तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। तो इनकेस बायो में इंटरेस्ट है तो ये सब चीजें आपको 11th-12th में सुनने मिलेगी, ठीक है। तो बाइल जूस काम क्या कर रहा है, एक तो ग्लोब्यूल, डाइजेस्ट ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, मतलब बड़े बड़े टुकड़े ऑफ फैट्स को डाइजेस्ट करता है, मतलब छोटे सिंपल पार्ट में करता है। दूसरा HCl एसिड था, तो अब ये इसको बेस देगा, बेस, एसिड बेस, ठीक है। स्टमक अभी तक जो खाना आया वो एसिडिक था, अब वो उसको क्या करने लग गया, बेस में कन्वर्ट करने लग गया। क्यों,
क्योंकि स्टमक के अंदर कौन था, पेप्सिन था, जो कह रहा था मुझे एसिड चाहिए। तो ऐसे ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूसेस में से एक आता है ट्रिप्सिन, जो खुद कहता है कि मुझे बेस चाहिए। पेप्सिन क्या कर रहा था, मुझे एसिड चाहिए, ट्रिप्सिन कह रहा है मुझे बेस चाहिए। दोनों का काम है प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन अब की बार दूसरी बार डाइजेस्ट हो गया, पर इसको कैसा मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए, जो कि कौन ला के देता है, बाइल जूस। ठीक है। दूसरी चीज, ट्रिप्सिन के अलावा यहां पे होता है पैनक्रियाटिक एमिलेज। तीन चीजें होती हैं। एक हमने सैलिवरी एमिलेज पढ़ा था, जो कि किसको डाइजेस्ट कर रही थी, सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करता है। एमिलेज जहां पर भी आए समझ लो उनका काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। और लास्ट होता है लिपास, LIPAS। तो लिपास क्या करेगा, ये प्रोटीन कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, तो ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को। अभी तक ध्यान से देखो, तीनों चीजें दो दो बार हो चुकी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट माउथ में हुआ था, प्रोटीन स्टमक में हुआ था। दे कैन सिंपली आस्क यू, प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है, तो स्टमक में होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है, माउथ में होता है। और फैट्स का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, वो ऐसे भी क्वेश्चन वन वर्ड वगैरह बना सकते हैं। तो अभी तक देखो तीनों चीजें एक एक बार और हो गई। यहां तक तो तीनों चीजें एक एक बार हो ही गई थी, यहां पे एक बार और हो गई। हमने क्या बोला था, तीनों चीजें 3 बार डाइजेस्ट होगी। तो बचा क्या, इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसके नाम हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स में। अब ये याद रखने हैं, अमीनो एसिड्स आर द सिंपलर फॉर्म, जो कि डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो फैट्स थे उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कर देता है। क्या होता है अभी छोड़ दो, एक तरह का एसिड है और ग्लिसरॉल एक तरह का अल्कोहल है। और तीसरा जो आपका क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको ग्लूकोज में कर देता है। अब ये तीनों सिंपलर फॉर्म किस में चली जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे याद क्या करना है, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। कौन सा है, लिवर। तो ये भी पता होना चाहिए कि पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होता है। दिस इज अगेन स्टार मार्क पॉइंट। और इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर का काम है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर आना। तो गॉल ब्लैडर, ब्लैडर क्या होता है, एक तरह की थैली है, पित्त की थैली बोलते हैं इसको हिंदी में, नहीं स्टमक के बाहर होती है ये, हाँ वो भी कह सकते हो। तो बहुत कॉमनली सुना होगा कई लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूवल ऑपरेशन होता है। क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर का कुछ काम नहीं है, वो थोड़ी देर बाइल स्टोर करने का काम करता है। तो उन लोगों को यूजली क्या होती है, बाइल जूस क्या होता है, गर्म होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उन लोगों से अगर कभी बाई चांस बात हो तो आपको रियलाइज होगा कि उन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, या फिर उनको बहुत पिंपल्स आते हैं, या फिर उनको बॉडी में हीट स्ट्रोक्स फील होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में डायरेक्ट लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस डायरेक्ट चला जाता है, क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है। तो इट इज नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला वो गॉल ब्लैडर। आज की डेट में ऐसा बोला जाता है बॉडी में हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं होती, हल्की फुल्की परेशानी होगी वो तो नॉर्मली भी होती रहती है। ठीक है, पैनक्रियाज भी रिमूव हो जाते हैं। पैनक्रियाज होते हैं वो, मतलब वही चीज है कि वो फट जाते हैं, तो फिर उसके अंदर डाइजेशन के इश्यूज आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वही अब इसके बाद सीधा ये काम करेगा तो उसको ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बॉडी को भी परेशान करेगा। तो उनको यूजली डाइजेशन, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन वगैरह की इश्यू ज्यादा रहती है। पैनक्रिया वैसे कम रिमूव होती है, तुम शायद अपेंडिक्स की बात कर रहे हो। पैनक्रियाक होते हैं पर वही प्रॉब्लम उनकी ज्यादा रहती है। एक अपेंडिक्स का भी नाम सुना हो बाय चांस। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो पहले के जमाने में हमें मीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। व्हेन वी वर अर्ली मैन, उस टाइम पे हम कच्चा मीट खाते थे, तो हमारी बॉडी
तो फिर वो यूज ही नहीं होता। वो हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब अब वो हमारी बॉडी में हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बॉडी में टेल बोन है, कभी टच कराओ तो फील होती है टेल जहां पर होती है जानवरों की, क्योंकि पहले के जमाने में इंसानों की भी टेल होती थी, आज वो नहीं है। तो वो बॉडी में से अगर रिमूव भी हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अर्ली मैन एप्स के जमाने से यहाँ पर इवॉल्व होती होती आई है। तो देयर इज अ गुड चांस कि गॉल ब्लैडर को भी वो लोग वेस्टिजियल में काउंट करने लग जाएंगे। करें आगे। तो अभी तक यहां पर आपको और एक स्टार मार्क, यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो गई। जो सेकंड पॉइंट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन था, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट चुके हैं। अब क्या काम है, अब वो ब्लड में जाएंगे, जिसका प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा थर्ड स्टेज ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ब्लड में पहले एब्जॉर्ब होने चाहिए ना, डिजोल्व होने चाहिए उसके अंदर। तो वो काम कौन करता है? अभी खाना देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड नहीं होता, उसके बाहर ब्लड होता है, तो उसमें ट्रांसफर होना जरूरी है अभी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हटा दो, ये लिख दिया सबने लक्ष्मी? चलो, तो अब आ रहा है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन कहाँ खत्म हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कहाँ खत्म हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन मतलब डिसॉल्विंग, क्या क्या था हमारे पास इस फॉर्म में? अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज। इनटू ब्लड। ठीक है, ग्लिसरॉल थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो कई टीचर्स बताती है, कई टीचर नहीं भी बताती। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे ब्लड में डिसॉल्व होनी जरूरी है, जो आगे जाके हमारी बॉडी को एनर्जी बनाने में हेल्प करेगी। क्लियर? बेसिकली अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स तो बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है, ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाते हैं, वही करा था जो हमने। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे करती है? बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस called villi, not hair like, finger like, ऐसी होती है पतली पतली विली। तो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के ऊपर विली होती है, ताकि वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड में ये सारी मटेरियल कर सके। तो इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द सरफेस एरिया। अभी कैसे बता रही हूं, कराते हैं। फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। अब खुद सोचो, इतनी सी एक लाइन मैंने बनाई, तो यहाँ पे ब्लड है आसपास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वो है, बाहर ब्लड है। और इसको मैंने ऐसे बना दिया, ऑलमोस्ट सेम लेंथ बनाई है। अब देखो, एरो का अमाउंट किस में ज्यादा है? किसमें ज्यादा एरो बन पा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में? हाँ, इसमें तो सिर्फ इतने से एरो आए ना, इक्वल कैसे हो सकते हैं? गैप देखो, मैं छोड़ रही हूँ एकदम, पिचका पिचका के भी नहीं कर रही। तो आप देख पा रहे हो, अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस ऐसी होती है एकदम स्ट्रेट, तो ब्लड एब्जॉर्प्शन की जगह कम बचती। जैसे ही हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन हुई, जिसमें ये फिंगर लाइक ऐसी उंगलियों जैसे ये प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रखे हैं, जिसको हम विली बोलते हैं।
मैं एब्जॉर्प्शन दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारा ये सब था, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, ये तीनों चीजें थी, और बाहर ब्लड है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता ब्लड, बाहर होता है। तो अब मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेजना है ब्लड के अंदर, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी ही सरफेस होती स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो देखो एरो कम है, मतलब स्पेस कम है जहां से ब्लड के अंदर वो सारी चीजें डिसॉल्व होती। पर विली के अंदर एरो ज्यादा क्यों बने? कहने का मतलब उसने एरिया ज्यादा बढ़ा दिया जहां से एब्जॉर्प्शन हो पा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाती है सारी की सारी। एब्जॉर्प्शन बोले तो ब्लड के अंदर ये तीनों चीजों का डिसॉल्व हो जाना, ताकि आगे हमारी एक्टिविटीज के अंदर यूज हो पाए। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा बना भी लो सिर्फ इसको बना लो, चाहे ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था। और फोर्थ स्टेप भी यहीं पे कर रहे हैं हम। फोर्थ स्टेप होता है एजिमिलेशन, जो कि इज नथिंग बट रेस्पिरेशन। तो एसिमिलेशन होता है यूटिलाइज, मतलब ये होलोजोइक का ही पार्ट है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ, है तो उसी का पार्ट ना। न्यूट्रिशन कर क्यों रहे? एनर्जी बनाने के लिए, बस इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू मेक एनर्जी। बाय बॉडी सेल्स, जो कि एक्चुअली में है रेस्पिरेशन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अब कैसे ये खाना यूज होकर एनर्जी बनाई जा रही है। उसी को होलोजोइक के टर्म में एजिमिलेशन बोल देते हैं। तो 4 स्टेप हो चुके, लास्ट बारी बची लार्ज इंटेस्टाइन की। अब यहां से जितना भी मटेरियल था, इंपॉर्टेंट मटेरियल था, वो सारा का सारा ब्लड में चला गया। अब बचता है पानी और अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जिसमें फाइबर हो सकता है, जिसमें कोई केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा मटेरियल। जितने भी ये पेजेस में कर रहे हो वो बुकलेट में स्टेपल कर लेना, ठीक है। जब पढ़ने बैठोगे तो इसकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। बुकलेट्स के अंदर क्वेश्चन भी है बीच बीच में, तो एक बार रिवाइज करने के लिए फटाफट ये इजी रहते हैं फ्लो चार्ट्स। करें आगे, ठीक है। इसमें एक स्टार मार्क जरूर कर लो। स्टार मार्क इज, जो क्वेश्चन बनता है दैट इज हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। is longer than that of carnivores। हाँ जी, जो प्लांट्स खाते हैं। उसका रीजन, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक याद होगी प्लांट सेल वॉल होती है, जो कि किसकी बनी होती है 9th क्लास? सेल्यूलोज। तो जो प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो पका के नहीं खाते हैं, तो उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स वो है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम नहीं खा पाते। तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। इसलिए अगर हम कच्चे खा लेते हैं, सलाद में भी थोड़ा सा खाते हैं हम लोग, ये नहीं कि हमने पूरा का पूरा बगीचा खा लिया है ना। तो वो भी क्या, सलाद की भी, सैलेड वगैरह में भी अगर आपने देखी हो तो लीव्स को यही बोला जाता है कि वो डाइजेशन में अच्छा असर करती है, ठीक है। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी बॉडी डिजाइंड है उस कच्चे प्लांट्स को खाने को, डाइजेस्ट करने के लिए। हमारी बॉडी डिजाइन नहीं है, इसलिए अगर हम कच्ची पत्तियां खाएंगे, सपोज पालक ढंग से नहीं पक रखी, कैबेज ढंग से नहीं पक रखी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी।
वही बोला थोड़ी सी खाते हैं, तो थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा खा लोगे पूरा का पूरा फूल खा जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इधर बॉईल करके खाते हैं या पूरी पका के खाते हैं। बहुत कच्ची एडवाइस नहीं होती ह्यूमन बींग्स के लिए, कहने की बात है, उससे डाइट बढ़ जाती है, वो सब कुछ हो जाती है, क्योंकि उससे वॉमिट हो जाती है, तो आपका बॉडी वेट ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से सारा का सारी टॉक्सिसिटी निकल गई है। उसको वैसे टर्म्स में अच्छा बोल दिया गया है, ठीक है, बट एक्चुअली में हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइंड। किसी के घर पे पेट्स हो, अगर कुत्ते बिल्लियां, जब उनका पेट खराब होता है हम उनको पत्ते खिलाते हैं ताकि वो फटाफट से उल्टी कर दे, जो भी अंदर गंद भरा हुआ था वो सारा निकल जाए, ठीक है। तो दिस हैपेंस विद ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। हाँ, हमारी बॉडी, हम ओमनीवोर्स है, तो थोड़ा बहुत वही कच्चा पत्ता हम पचा लेते हैं, बट नॉट ज्यादा, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते जाते हैं। न्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, सबसे लंबा पार्ट है पूरे चैप्टर का, एक न्यूट्रिशन और एक सर्कुलेशन। हटा दूं ये बायो में है सबसे लंबा, हटा दूंगे, आपने लिख लिया हमारा। लास्ट पार्ट आ रहा है हमारा इजेशन, जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट, नॉट एक्सक्रीशन, दिस इज नॉट एक्सक्रीशन, दिस इज इजेशन। एक्सक्रीशन होता है यूरिन की फॉर्मेशन, इजेशन होता है सॉलिड वेस्ट की फॉर्मेशन, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इजेशन होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, या जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं। ठीक है जी, तो इजेशन, अब कौन सा ऑर्गन बचा है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है प्लस वाटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी का रीएब्जॉर्प्शन करती है। अगेन लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली प्रेजेंट होती है। रीएब्जॉर्ब्स वाटर इनटू द ब्लड। अब क्या बचा, खाना आया था और वाटर आया था, पानी उसने वापस ब्लड में भेज दिया, तो बचा क्या, अनडाइजेस्टेड फूड अब सॉलिड हो चुका है, जिसको हम फीसिस का नाम देते हैं। ये थोड़ी देर स्टोर हो जाता है रेक्टम के अंदर, हाँ जी, और फिर जब रेक्टम भर जाता है तो हम अपनी बॉडी से इसको एक्सपेल कर देते हैं फ्रॉम एनस। मसल कौन सी यूज हो रही है, दैट इज स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल हमें कंट्रोल करने की हेल्प करती है, हमारी चॉइस होती है तभी हमारी बॉडी से एक्सपेल होता है सॉलिड वेस्ट, तो वो जो हम कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज बाय द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया ह्यूमन बींग्स में। प्लांट्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसको लिखकर प्लीज एक बार अच्छे से पूरे के पूरे चैप्टर में सब कुछ एक बार ही रिवाइज कर लेना, जितना भी आज लिखवाया है, 5-10 मिनट है आपके पास, फिर ही आप जाओगे, अभी 10 मिनट है पूरे। समझ आया। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप मेथड, पहला इंजेशन, खाने को सिर्फ मुंह के अंदर रखना। सेकेंड इज डाइजेशन, जिसमें हमने पूरा प्रोसीजर करा कि माउथ में क्या होता है, फिर हमारे स्टमक में क्या होता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने देखा कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को बढ़ाने के लिए विली की हेल्प से हमने अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वो सारा खाना एब्जॉर्ब करते हैं। फिर लास्ट आया एजिमिलेशन। एजिमिलेशन वाज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड रिसोर्सेज, ताकि हम एनर्जी बना सके, जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और लास्ट है हमारे पास इजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसको हम फीसिस भी कहते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन खत्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, डाइजेशन नहीं होती है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो रही है। पानी का रीएब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ
लार्ज इंटेस्टाइन कराती है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कराती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स बनते हैं। आई वॉन्ट यू पीपल टू गो एट होम, एक बारी एनसीईआरटी से सिर्फ इतने पार्ट की रीडिंग जरूर ले लेना कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, याद रहेगी ये चीज, ताकि साथ के साथ वो रिवाइज भी हो जाए। समझ आई? तो आई गेस अब न्यूट्रिशन ही आ रहा है सबका, उसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है, सॉरी यूनिट टेस्ट आपका भी ना, आपका कहाँ तक आ रहा था? सिर्फ अमीबा तक, ह्यूमन आ ही नहीं रहा। चलो, तो अभी कोई जाएगा नहीं, पहले अच्छे से रीडिंग ले लो बैठकर, क्या क्या हमने आज पढ़ा है। उसमें वो बस एक डायग्राम है।